A very warm welcome to all of you who watch my video on my YouTube platform that is CBSE Orbit। हम लोग जो डेवलपमेंट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, उस सीरीज का आज लास्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट है, राइट। सो इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट कर देंगे जो डेवलपमेंट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और प्रोबेबल क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, राइट। So introducing myself as Manas Ranjan Sahu from Odisha. Teaching is my hobby and passion. So I choose YouTube as a platform specially to guide the CBSE 10th board student, right? So let's go to the our question answer discussion series। हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए डिस्कस करेंगे, राइट। Next question, that is long answer type question, that is question number 63। Explain with the help of 5 example how development could mean different things to different people। मतलब हिंदी में क्या होगा इसका मतलब आप लोग को 5 एग्जाम्पल ऐसे देने हैं जिसके जरिए हम लोग ये देख सकेंगे कि डिफरेंट कम्युनिटी एक एक्टिविटी का डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ पीपल का डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। मतलब अगर किस प्रोजेक्ट वर्क किस कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंटल गोल है और एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के लिए वो डेवलपमेंटल गोल नहीं है, राइट। तो 5 एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले एग्जाम्पल है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, राइट। लेट्स गो टू आवर पावर पॉइंट स्लाइड। मेरे पावर पॉइंट स्लाइड में मैं अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, राइट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, राइट। सो अगर एक एरिया में कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम होता है तो ये तो इंडस्ट्रियल क्लास के लिए जो रिच आदमी है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो डेवलपमेंटल गोल है, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उनका जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए। लेकिन ये जो डैम के पास जो कम्युनिटी रहते हैं उनके लिए डेवलपमेंटल गोल नहीं है, क्योंकि डैम होने से उनका जो विलेज गांव हो गया वो सबमर्ज हो जाएगा वाटर में। तो एक प्रोजेक्ट वर्क लेकिन एक कम्युनिटी का वो डेवलपमेंटल गोल हो जाता है और दूसरे कम्युनिटी के लिए वो डेवलपमेंटल गोल नहीं है, राइट। सो लेट्स गो टू द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज अबाउट द मल्टीनेशनल कंपनीज। मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं वो क्या मतलब जो दूसरे एक से ज्यादा देश में वो काम करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, गूगल, अमेजन, राइट। तो ये सब एग्जांपल है मल्टीनेशनल कंपनीज। लेकिन जो अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आता है तो ये तो कंज्यूमर के लिए अच्छा है और गवर्नमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। कंज्यूमर को जो क्वालिटी चीज एक अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है और कंज्यूमर को और जो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स जनरेट होता है। लेकिन ये जो एक्टिविटी है मल्टीनेशनल कंपनी का आना इंडिया में वो जो छोटे जो एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि उनका कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है। और एमएनसी क्या होता है मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनी वो आड़ चला चला के उनका मार्केटिंग बजट ज्यादा होता है उनके लिए टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो इसके जरिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाते हैं। तो जो एमएसएमई छोटा इंडस्ट्री वो उनके साथ compete नहीं कर पाता है। तो एमएसएमई के लिए वो डेवलपमेंटल गोल नहीं है, राइट। सो लेट्स गो टू द सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। A girl may try to seek freedom and opportunity as her brother for her development, but this may not be liked by the parent, right। एक जो मतलब एक रूरल एरिया में एक लड़की चाहती है कि मुझे भी फ्रीडम मिले और अपॉर्चुनिटी मिले मेरे भाई की तरह तरह जिसके जरिए मैं भी डेवलप कर सकूं, राइट। लेकिन वो उन तो फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एक लड़की के लिए डेवलपमेंटल गोल है। लेकिन जो लड़की का जो फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी को सीख करना मतलब डिजायर करना वो कम्युनिटी को पसंद नहीं आता है, जो रूरल कम्युनिटी को। जनरली जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में इस तरह मेल डोमिनेटेड
सोसाइटी में लड़की का इस तरह मतलब जो फ्रीडम को लाइक नहीं किया जाता, तो वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में लड़की का इस एटीट्यूड डेवलपमेंटल गोल नहीं है, राइट? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. Women may seek desirable reservation in an election to local bodies for their development. Male-dominated society may not approve it, fearing their share being divided. मतलब हमारे जो पंचायत इलेक्शन में, राइट, जो इलेक्शन लोकल बॉडीज में हमारे जो महिला को रिजर्वेशन देना, ये हमारे डेवलपमेंट कंट्री का डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए. लेकिन ये जो रिजर्वेशन देना जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को पसंद नहीं आता, क्योंकि मेल जो कम्युनिटी को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो फियर करते हैं अगर लड़कियां को रिजर्वेशन दिया जाएगा जो लोकल बॉडी में, तो उनका शेयर घट जाएगा, उसका जो चांसेस, मेल का जो चांसेस है जीतने का, उनका शेयर कम हो जाएगा. तो वो मेल कम्युनिटी वोमेन का जो रिजर्वेशन को नहीं चाहते हैं, राइट? तो डेवलपमेंटल एक ही एक्टिविटी हो रहा है, लेकिन दोनों का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग है, राइट? सो लेट्स गो टू द लास्ट एग्जांपल. The school may seek increase in tuition fee for the advancement of education facilities, but the parents may find it difficult to hear, right? तो स्कूल मतलब जो स्कूल मतलब एक स्कूल है, वो चाहता है कि स्कूल चाहता है कि ट्यूशन फीस को थोड़ा इंक्रीज किया जाए, जिसके जरिए मतलब स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके. तो स्कूल का जो ट्यूशन फी बढ़ाना एक डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, लेकिन ये ट्यूशन फी का इंक्रीज करना पेरेंट्स का डेवलपमेंटल गोल नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स में बी रिलुक्टेंट फॉर दिस चेंज, राइट? क्योंकि उनको लगता है अगर ट्यूशन फी बढ़ जाएगा उनके ऊपर बर्डन हो जाएगा. तो एक ही काम है, किसके लिए? वो एक कम्युनिटी के लिए वो डेवलपमेंटल गोल होता है और दूसरे के लिए वो डेवलपमेंटल गोल नहीं होता है, राइट? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब एनी 5 कंडीशन दैट यू वुड कंसीडर बिफोर एक्सेप्टिंग ए जॉब. मतलब वो पूछ रहा है 5 कंडीशन, मतलब 5 स्थितियां ऐसे बताओ जिसको आप लोग कंसीडर करोगे. मैंने मतलब कुछ अगर आपको नौकरी मिलती है, इन 5 कंडीशन को आप कंसीडर करोगे, राइट? तो फर्स्ट है वर्किंग कंडीशन. मतलब ये फीमेल के लिए बहुत जरूरी है, लड़की के लिए. वो चाहती है मतलब एक सेफ वर्किंग कंडीशन हो. जिस कंपनी में वो काम करते हैं, अगर वो काम करे उसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो लड़कियों का जो हरासमेंट को सुनने के लिए, राइट? ये है फर्स्ट कंडीशन. दूसरा है वर्क एनवायरनमेंट. वर्क एनवायरनमेंट मतलब आपके ऑफिस में वर्क एनवायरनमेंट शुड बी कोऑपरेटिव, राइट, एंड फ्रेंडली. ये दूसरा कंडीशन है. कंडीशन नंबर 3, फ्यूचर ग्रोथ. मतलब अगर मैं ये जॉब ज्वाइन करता हूँ, मतलब नई नौकरी को ज्वाइन करता हूँ, तो वो मुझे फ्यूचर में कितना ग्रोथ देगा, राइट? वो होता है थर्ड कंडीशन में. मतलब मेरा फ्यूचर एस्पिरेशन क्या है, राइट? और जो कंडीशन नंबर 4, लोकेशन. मतलब लड़कियों के लिए ये ज्यादा प्रायोरिटी रहता है. वो हमेशा मतलब हम तो जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग का एक मतलब जनरल टेंडेंसी है, हम लोग सिर्फ मतलब हमारे घर के पास अगर नौकरी मिलते हो तो हम उसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, राइट? तो लोकेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर. और जो लास्ट कंडीशन है बेनिफिट. मतलब जो पेंशन मिलेगा कि नहीं, लीव का प्रोविजन क्या है, मतलब सैलरी कितना है, राइट? हेल्थ बेनिफिट है कि नहीं, इंश्योरेंस क्लेम है कि नहीं, और जो टर्म इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट है कि नहीं. तो ये सब चीज भी मैटर करती है, राइट? तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 65 इज ये रिपीटेड क्वेश्चन, एवरेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है. ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी
2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, सो प्लीज सी दैट, प्लीज लुक आफ्टर दैट, राइट? So let's go to the question number 66. List a few example of environmental degradation that you may have observed around you. मतलब आप लोग को कुछ environmental degradation का example देना होगा, right? बहुत इजी क्वेश्चन है। डिफोरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, सॉइल इरोजन, रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल दैट इज सॉइल इरोजन, ओजोन डिप्लेशन मतलब जो हमारे जो एक अपर एटमॉस्फेयर का ओजोन का लेयर है, जो जो सूरज से जो निकला होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, उसका डिप्लेशन होगा, उसका डिस्ट्रॉय होना इज ओजोन डिप्लेशन, राइट? एयर एंड वाटर पोल्यूशन, राइट? जो एयर हमारे जो वाटर है उनका जो अनकंटामिनेटेड चीज का उनमें मिल जाना को एयर एंड वाटर पोल्यूशन बोला जाता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल मतलब जो हमारे जो व्हीकल पोल्यूशन होता है उसके जरिए एयर एंड वाटर पोल्यूशन, एयर का पोल्यूशन मैक्सिमम होता है, राइट? Lowering of water table, it is also an environmental degradation due to माने due to heavy urbanization, right? So water table का मतलब है lowering of मतलब जो urbanization ज्यादा हो गया है, right? heavy dependence on मतलब जो गवर्नमेंट का सब्सिडी आता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जो फार्मर को दिया जाता है वो पंप के माध्यम से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट कम हो रहा है तो पंप के माध्यम से वो ज्यादा मतलब पानी नीचे से निकाल रहे हैं। दैट इज वाई वाटर टेबल, वाटर का जो लेवल है ग्राउंड में वो कंटिन्यूअसली लोअरिंग अप, राइट? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज आल्सो वन प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइट? सो लेट्स सी, go to the question number 1, which is very short type question. So first question is, if BMI is less than 18.5 then the person would be considered। BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, राइट? ये हमारे स्लाइड से डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। सो लेट्स गो टू द स्लाइड। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब वेट ऑफ एन इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ बॉडी हाइट। तो बीएमआई का वेरियस जो न्यूमेरिकल नंबर है, बिलो 18.5 इज अंडरवेट, 18.5 टू 24.9 होची नॉर्मल, 25 टू 29.9 इज ओवरवेट, 30 एंड अबव इज ओबेस, राइट? तो ये पैरामीटर आपको याद रखना है क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आएगा, राइट? So let's go to the question number 2. What proportion of the country is overusing their groundwater reserve, right? So क्वेश्चन पूछा हुआ है कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसमें कितना परसेंटेज लोग ग्राउंड वाटर का ओवर यूज कर रहे हैं, राइट? ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। सो देखो हमारी स्लाइड में मेंशन है nearly 1/3 of the country is overusing their groundwater reserve, right? So its answer is 1/3. So option number C is right. Let's go to the question number 3. Resource which will get exhausted after years of use, मतलब कौन सा ऐसे रिसोर्स है जो कुछ साल के बाद, कुछ साल का यूज के बाद खत्म हो जाएगा, उसका है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, राइट? उसका डेफिनेशन भी है नॉन रिन्यूएबल मतलब रिन्यू नहीं हो पाएगा, राइट? उसका जो एग्जांपल है क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 4, which is fill in the blanks type question. The two developmental goal of landless rural laborers are, two developmental goal of landless rural laborer are एज पर आवर स्लाइड। ये सब एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, राइट? सो बेटर अर्निंग्स रूरल लेबर का एक डेवलपमेंटल गोल है, दूसरा है क्वालिटी एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड, राइट?
तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5। द लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इज लो इन ए डैश कंट्री। मतलब एफिशिएंसी मतलब पॉपुलेशन का एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी मतलब काम करने का एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी किस कंट्री में लो है। ये डेवलपिंग कंट्री में लो होगा क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी के ज़्यादा संसाधन कुछ नहीं है, राइट। तो इसीलिए उनका एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी लो होगा। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 6 which is a true or false type question. Longevity implies how long a newborn is expected to live, right? So longevity का मतलब है इतने साल तक ये एक न्यूबॉर्न जिंदा रह सकता है। ट्रू या ट्रू और फॉल्स। ट्रू होगा क्योंकि लॉन्गेटिविटी का मतलब ही यही होता है, एक न्यूबॉर्न कितने सालों तक जिंदा रह सकता है, राइट। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 7। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इज 151 as per 2016, राइट। सो ट्रू या फॉल्स। मतलब मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोग का जिस साल भी एग्जाम होगा उस मतलब एग्जाम डेट से एक महीने के पहले आप लोग इंडिया का थोड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंकिंग और हमारे जो पास इंडिया का नेबरर कंट्री पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, उसका थोड़ा जस्ट ओवरव्यू करके जाना क्योंकि बहुत चांसेस है यही टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा, राइट। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर नॉन मटेरियल थिंग्स। नॉन मटेरियल का मतलब जो जिसको आप मतलब छू नहीं सकते, मतलब उसको फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पीस हो गया, राइट। कंफर्ट इन लाइफ, राइट। और क्या हो सकता है, मतलब कोऑपरेटिव फ्रेंडली एनवायरनमेंट, राइट। और मतलब यही हो गया, पीस हो गया, मतलब स्टेबिलिटी इन लाइफ, ग्रोथ इन लाइफ, मतलब जिसको आप छू नहीं सकते। मतलब मटेरियल थिंग्स कौन होता है जिसको आप छू सकते हो। मटेरियल थिंग्स का अपोजिट है नॉन मटेरियल थिंग्स, जिसको आप सिर्फ फील करते हो, मतलब उसको छू नहीं पाते, सिर्फ सेंस कर सकते हो उस मटेरियल को। तो पीस हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, ग्रोथ हो गया, राइट। तो वो सब एग्जांपल है नॉन मटेरियल थिंग्स, राइट। so let's go to the question number 9। what condition may allow women to take up a variety of jobs or run business। मतलब वो पूछ रहा है कौन कौन से ऐसे कंडीशन होना चाहिए जिसके जरिए वो कंडीशन अलाउ करेगा कि हमारे जो महिला है उनको जॉब को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, राइट। तो वो सब कंडीशन क्या है। पहला जो कंडीशन है वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन आपका सेफ एंड कंफर्टेबल होना चाहिए, राइट। और आपका जो वर्क एनवायरनमेंट मतलब फ्रेंडली और कोऑपरेटिव होना चाहिए, राइट। और जो जॉब अगर एक वुमेन नई जॉब को चूज करता है वो देखता है मतलब उसका डिस्टेंस कितना है, घर के पास होता है तो अच्छा होता है क्योंकि वो घर में आकर और कोई टास्क को भी निभा सके, राइट। तो उसका भी टाइम का सेव होगा, राइट। और जो चौथा कंडीशन है मतलब उस जो भी कंपनी को वो ज्वाइन करना चाहता है उसमें मतलब लड़कियां कितने परसेंटेज में है, क्योंकि उसको एक कंपेनियनशिप का मतलब कंपेनियनशिप मिल जाता है काम करने के दौरान, राइट। तो डिस्टेंस हो गया, पीस एंड सिक्योरिटी कंडीशन हो गया, फ्रेंडली एनवायरनमेंट और एक पैरामीटर होता है। और जो डिस्टेंस हो गया और टाइप ऑफ जॉब मतलब जॉब का टाइप क्या होगा, वो उसको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी बहुत मैटर करता है, राइट। सो आप भी बहुत सारे चीज आप लोग भी ऐड कर सकते हो, राइट।
So let's go to the next question, that is question number 10. According to the World Bank, what are low income countries? As per our definition, मेरे slide में already present है. Let's go to our slide. Right. Slide क्या पूछ रहा है? What are the, according to the World Bank, what are the low income countries? Right. So वर्ल्ड बैंक मतलब जो वर्ल्ड बैंक इनकम के आधार में, पर कैपिटा इनकम के आधार में कंट्रीज को दो तरह से क्लासिफिकेशन कर चुका है. एक है रिच नेशन और दूसरा है लो इनकम नेशन. राइट. वर्ल्ड बैंक इनकम के पर कैपिटा इनकम मतलब टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन. तो जो पर कैपिटा इनकम का जो वैल्यू निकलेगा उसके बेसिस पे दो मतलब दुनिया में जितना भी कंट्रीज है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर चुकी है. एक होता है रिच नेशन और जो दूसरा होता है लो इनकम नेशन. राइट. तो वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया के अनुसार जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम मोर देन $49,300 पर ईयर होगा उस नेशन को रिच नेशन में क्लासिफाई कर दिया जाएगा. और जिस नेशन का पर कैपिटा इनकम लेस देन $2,500 पर ईयर होगा उस नेशन लो इनकम नेशन के कैटेगरी में आएगा. राइट. तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है वर्ल्ड बैंक का. वो सिर्फ लो इनकम कंट्रीज का मतलब डेफिनेशन पूछा हुआ है. राइट. तो वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन के अनुसार आप बता सकते हो. राइट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. सो लेट्स गो टू आवर स्लाइड. बॉडी मास इंडेक्स का डेफिनेशन है वेट ऑफ एन इंडिविजुअल डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ बॉडी हाइट. और जो बॉडी मास इंडेक्स का जो वैल्यू है उसको लेकर मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. राइट. तो जिसका बॉडी मास इंडेक्स बिलो 18.5 होगा उसका वैल्यू, उसको अंडर वेट में क्लासिफाई कर दिया जाएगा. और जिसका वैल्यू 18.5 से 25.9 के बीच में रहेगा उसको नॉर्मल इंडिविजुअल में क्लासिफाई कर दिया जाएगा. और जिसका वैल्यू 25 से 29.9 के बीच में रहेगा उसको ओवरवेट क्लासिफाई कर दिया जाएगा. और जिसका बीएमआई का वैल्यू 30 एंड एबव के बीएमआई का वैल्यू 30 एंड एबव से ज्यादा होगा उसको ओबेस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा. राइट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट. स्टेट वन कॉज ऑफ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. राइट. मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो लेट्स गो टू आवर डेफिनेशन. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. राइट. मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब जो नई बॉर्न बेबी जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइड बिफोर 1 year एज टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉर्न चिल्ड्रन ड्यूरिंग दैट ईयर. मतलब एक साल में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से कितने एक साल के भीतर मर जाते हैं तो उस रेशियो को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है. मतलब टोटल एक साल में जितना बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से इतने सारे बच्चे हैं जो एक साल से पहले मर जाते हैं तो उस रेशियो को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है. तो वो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेट वन कॉज ऑफ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. राइट. मतलब हमारा हेल्थ सिस्टम इतना मतलब जो कंट्री में एडवांस नहीं है. मतलब अर्बन एरिया में हो चुका है लेकिन रूरल एरिया में अभी हेल्थ स्टेटस मतलब बहुत पुअर है. तो हेल्थ फैसिलिटीज पुअर होने के वजह इन्फेंट मोर्टेलिटी का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है इन्फेंट को सपोर्ट करने के लिए. तो इसलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा
हो चुका है, मतलब रूरल एरिया में, राइट। और जो तीसरा है जो सोसाइटल कॉज, मतलब हम लोग को बच्चा, मतलब मेल बच्चा चाहिए ही चाहिए, मतलब पुरुष बच्चा चाहिए ही चाहिए, राइट। उसको क्या बोलता है, जो मतलब जो अभी भी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो मेल बॉर्न को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, उसके वजह से क्या होता है, मतलब जो इन्फेंटिसाइड, मतलब जानबूझकर अगर स्क्रीनिंग करके अगर पेट में फीमेल फीमेल एक लड़की बच्ची है, उसको मार दिया जाता है इंटेंशनली। तो ये इंसिडेंट्स हरियाणा पंजाब के एरिया में ज्यादा होता है, राइट। तो इस वजह से भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई हो चुका है, राइट। और जो मेनली हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, राइट। जो टेक्नोलॉजी होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है रूरल एरिया में। और जो रूरल एरिया में क्या होता है, ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस में मेडिकल ना जाकर घर में ही मतलब डिलीवरी किया जाता है, उस वजह से भी मतलब इन्फेंट का बचना चांसेस बहुत कम रहता है। और जो फोर्थ रीजन होता है, मतलब हमारे जो रूरल एरिया में डॉक्टर और नर्स की बहुत ज्यादा कमी है, उस वजह से जो पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट एक बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से भी मतलब हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। मैं बोल रहा था, आप मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमारी जो नेबर इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है, उसमें किसका ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर इंडिया से अच्छा है। आप लोग एग्जाम से पहले थोड़ी देख के चले जाना, राइट। बहुत चांसेस है क्वेश्चन नेबरिंग कंट्री के ऊपर भी आता है, राइट। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 14। what are public facilities, give example। तो लेट्स गो टू आवर स्लाइड। पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब क्या है, तो डेफिनेशन है, फैसिलिटीज फॉर कॉमन पब्लिक प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑन कलेक्टिव बेसिस। मतलब जो पब्लिक लोगों के लिए जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसको पब्लिक फैसिलिटीज बोला जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फ्री एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाता है, वो सबके लिए मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड इसीलिए करते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा बेहतर हो सके, राइट। तीसरा है ड्रिंकिंग वाटर, फ्री पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर, मतलब समर सीजन में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। वो ये भी अच्छा एग्जाम्पल है पब्लिक फैसिलिटीज का। तीसरा है हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मतलब अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज होना चाहिए, जिसके जरिए हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जा सके, राइट। तो दीज आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्री तो नहीं मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके जरिए मतलब हमारी जिंदगी बेहतर बन सके, राइट। So these are the good example of public facilities which are used by the people for betterment of their life, right? So let's go to the next question. Our next question answer session, right? Next section is short answer type question, which is of 3 mark, right? So question number 15, as you see in my PDF screen recording, right? So question number 15 is, why are countries of the Middle East are not called developed in spite of high per capita income। मतलब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जो मिडिल ईस्ट का जो कंट्री है, राइट, जो दुबई हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनके पास उनका उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम हाई है, लेकिन उनको डेवलप्ड कंट्रीज नहीं बोला जाता। क्यों, उसका रीजन क्या है, राइट। सो इसका आंसर होगा, मतलब डेवलप्ड जो एक कंट्री का जो क्लासिफिकेशन है, एज वी हैव सीन, डेवलप्ड तीन कारण से बनता है। मतलब एक कंट्री का डेवलप्ड होना एज पर
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। तो पर कैपिटा इनकम जरूरी है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो हेल्थ फैसिलिटीज होना जरूरी है, राइट। और क्या होना चाहिए, स्कूल मतलब एजुकेशन लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज एंड इनकम। तो जो मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है उनके पास हायर पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि उनके पास तेल का खजाना है जिसको बेच बेच कर उनके पास पैसों का कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ पैरामीटर में भी उन देश में कमी है, जिसके वजह से उन देश को डेवलप्ड कंट्रीज नहीं बोला जाता। फॉर एग्जाम्पल, उन देश में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, मतलब अमीर के पास ज्यादा पैसा और गरीब के पास कम पैसा रहता है। इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। उनके देश में आज में भी स्लम जो एग्जिस्ट करते हैं, स्लम के मतलब जो उस स्लम एरिया में बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होता है, सैनिटेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होता, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं होता। और जो सेकंड पॉइंट है लिटरेसी लेवल, उनके पास पैसा ज्यादा है लेकिन उनका जो लिटरेसी लेवल इतना हाई नहीं है व्हेन कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। और जो तीसरा पॉइंट है रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब उन देश में फ्रीडम मतलब उन देश में रिलीजियस फ्रीडम इतना ज्यादा नहीं है, राइट। मतलब जो रिलीजन के नाम में, इस्लामिक रिलीजन के नाम में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, और वुमेन का जो एम्पावरमेंट है वो ज्यादा नहीं हो सका इस रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन के वजह से, राइट। तो वुमेन के ऊपर भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, राइट। सो इस सब कारण के वजह से जो रिलीजन का एक मुद्दा है, इस सब कारण के वजह से जो मिडिल ईस्ट का जो कंट्रीज है उनको डेवलप्ड कंट्रीज नहीं माना जाता, राइट। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 16। थिंक एनी ऑफ थ्री डेवलपमेंटल गोल ऑफ ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, राइट। सो वो पूछ रहा है एक रिच अर्बन एक इंडिविजुअल का क्या क्या डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए। लेट्स गो टू आवर पावर पॉइंट स्लाइड। उस पावर पॉइंट स्लाइड में मैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो वही पावर पॉइंट स्लाइड में एनसीईआरटी का ही सारा पॉइंट है, राइट। लेट्स सी दैट। लेट्स ओपन आवर पावर पॉइंट स्लाइड पीपीटी फाइल। एक रिच अर्बन गर्ल का मतलब एक रिच अर्बन बॉय हो और गर्ल हो, उनके पास बेसिक नेसेसिटी की तो कमी नहीं है, उनके पास फूड, शेल्टर, होम, क्लॉथेस, बेसिक फैसिलिटी है। तो उनका डेवलपमेंटल गोल थोड़ा अलग है, मतलब बेसिक नीड्स से हटकर है, राइट। फॉर एग्जांपल फ्रीडम इन लाइफ, मतलब उनको फ्रीडम चाहिए हर कुछ काम करने के लिए, राइट। इंडिपेंडेंस चाहिए। और उनका जो दूसरा डेवलपमेंटल गोल होते हैं गोइंग टू अब्रॉड फॉर स्टडी, उनको बाहर जाकर पढ़ाई करना अच्छा लगता है, राइट। तो वो उनका डेवलपमेंटल गोल है, फ्रीडम इन लाइफ, फ्रीडम इन इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग आप ऐड कर सकते हो। हर कोई भी मतलब फैमिली मैटर में भी उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, और जो इकोनॉमिक मैटर एंड सोशल मैटर में भी उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, राइट। तो फ्रीडम इन लाइफ, इंडिपेंडेंस इन लाइफ, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग एंड गोइंग टू अब्रॉड फॉर स्टडी। तो ये 4-5 चीज आप लोग लिख सकते हो, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is what is Human Development Index? Which organization measure Human Development Index? Explain three major indicator of Human Development Index. Right? ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। Human Development Index is released by the United Nation. Right? Human Development Index एक ऐसा पैरामीटर है जिसके जरिए हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ
मतलब हमारी जो डेवलपमेंट है कंट्री को मेजर किया जाता है, राइट। तो ये इंडेक्स एक्चुअली यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। लास्ट पॉइंट इज एक्सप्लेन 3 मेजर इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 3 पैरामीटर क्या है, राइट। बेटर इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। चलिए देखते हैं स्लाइड में से। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इट इज पब्लिश्ड बाय द यूएनडीपी। और जो तीन क्राइटेरिया है, वो फर्स्ट क्राइटेरिया है लेवल ऑफ एजुकेशन, सेकंड क्राइटेरिया है हेल्थ स्टेटस, थर्ड क्राइटेरिया है पर कैपिटा इनकम। तो यही ये जो 3 पैरामीटर के बेसिस पे ये मेजर किया जाता है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 18। It is true that if women are engaged in paid work, then their dignity in a household and society increases. What condition can encourage women to get engaged in paid work? मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर कोई हमारे जो महिला है, बेटियां है, अगर वो कोई बाहर नौकरी करते हैं तो सोसाइटी में उनका मान बढ़ता है, राइट। तो क्या कंडीशन होना चाहिए जिसके जरिए वोमेन और ज्यादा इनकरेज हो सके, मतलब जॉब करने के लिए, राइट। तो पहला जो कंडीशन होना चाहिए उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, सोसाइटी में एक सेफ एटमॉस्फेयर होना चाहिए, राइट। और जो मतलब सोसाइटी में सेफ एटमॉस्फेयर कैसे होगा, अवेयरनेस के माध्यम से। और जो सोसाइटी में भी मतलब अवेयरनेस होना चाहिए जिसके जरिए पेरेंट्स अपने बेटियों को एनकरेज कर सके जो नौकरी करने के लिए, राइट। और जो कंपनी वो भी ज्वाइन करते हैं उस कंपनी में भी सेफ एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उनमें ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके जरिए उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट को का वायोलेशन को रोका जा सकता है। और अगर वो किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं उनके लिए प्रेगनेंसी लीव होना चाहिए, मैटरनिटी लीव होना चाहिए, राइट। मैटरनिटी ब्रेक होना चाहिए। और उनके जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होता है उनके लिए भी लीव मिलना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर है जिसके जरिए उनका और क्या होना चाहिए, इक्वल पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट में कोई डिफरेंस होना नहीं चाहिए मेन और वुमेन के बीच। तो ये सब फैक्टर है। और घर के पास होना चाहिए, उनका जो काम करने का जो ठिकाना है वो घर से मिनिमम डिस्टेंस में होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन है जिसके जरिए हम वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है इन जो एम्प्लॉयमेंट में वो इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स गो टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, that is 5 mark is allocated to long answer type question, right. इस क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गिव इट्स मेन फीचर, राइट। सो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे पावर पॉइंट स्लाइड में है। लेट्स गो टू आवर स्लाइड। Any type of developmental activities which does not hamper needs of any future generation, it is called sustainable development। मतलब ऐसे एक डेवलपमेंट प्रोसेस जो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन को नीड को हैम्पर नहीं करता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट। तो अगर हमारी डेवलपमेंटल प्रोसेस जो फ्यूचर जनरेशन का नीड को हैम्पर करेगा उसको अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रिसोर्स मतलब बहुत अच्छे तरह से यूज होता है जिसके जरिए हमारे फ्यूचर जनरेशन को फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्स को कमी महसूस नहीं होता, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है, राइट। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है गिव इट्स मेन फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। जो फर्स्ट फीचर है बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में
इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी बैलेंस्ड, मतलब हमारे आज के जनरेशन के बीच और जो फ्यूचर जनरेशन के बीच ऐसा नहीं होता है कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ इतना हो जाए जिसके जरिए हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स की कमी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो वाटर यूज करते हैं ग्राउंड वाटर से, राइट, तो वो लिमिटेड है, लेकिन हमें उस ग्राउंड वाटर का वेस्टेज को मिनिमाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम अननेसेसरीली यूज करेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी promoted in a balanced way, so that हमारे जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के बीच कोई रिसोर्स यूज में मिसमैच ना हो सके, राइट। सेकंड पॉइंट इज सोशल इंक्लूजन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा एक डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब जिसके जरिए समाज का हर एक वर्ग जो है, हमारे जो पिछड़ा वर्ग है, महिला है, सबका पार्टिसिपेशन इंश्योर होता है, मतलब कोई इस डेवलपमेंट प्रोसेस से पीछे नहीं हो जाता। तो उस प्रोसेस को सोशल इंक्लूजन बोलते हैं। ये सब मेन फीचर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हर एक पर्सन जुड़ता है, मतलब अमीर आदमी जुड़ता है, गरीब आदमी जुड़ता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड जुड़ता है, राइट, और जो महिलाएं भी जुड़ते हैं। तो उस प्रोसेस वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अच्छा फीचर है, मतलब सोशल इंक्लूजन एक बेहतर फीचर है, मतलब जिसके जरिए सबका पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाता है, राइट। तीसरा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो सबसे अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब एनवायरमेंट और जो इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। मतलब एनवायरमेंट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब आपको डेवलपमेंट तो करना है लेकिन एनवायरमेंट कंजर्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, राइट। और जो फोर्थ पॉइंट है लॉन्ग टर्म वेलबींग फॉर ऑल, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये इंश्योर किया जाता है कि सबका लॉन्ग टर्म विकास में बहुत ज्यादा मतलब ध्यान दिया जाता है, मतलब ऐसे कोई शॉर्ट टर्म मेजर नहीं आ जाता, नहीं अप्लाई होता जिसके जरिए हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे, राइट। तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कैसे हो सके उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, राइट। और जो फिफ्थ है एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोसेस में एवरी रिसोर्स ऑफ द नेचर इज efficiently utilized, because in sustainable development there is a goal for रिसोर्स वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सके, राइट। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन पर बहुत ध्यान, मतलब एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता है, राइट। और जो फिफ्थ है इंटरजेनरेशनल इक्विटी, मतलब जो वही बोल रहा था, इंटरजेनरेशनल इक्विटी का मतलब जो बहुत अच्छा फीचर है, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जिसके जरिए हमारे जो रिसोर्स यूज और जो हमारे फ्यूचर जनरेशन का रिसोर्स यूज में कोई कमी होनी नहीं चाहिए। तो उनका नीड हम हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसके जरिए उसका उनका नीड में कोई असर दिखना नहीं चाहिए, राइट। तो हमारा डेवलपमेंटल प्रोसेस शुड मतलब कंप्लीट देयर नीड प्रोसेस, राइट। हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ऐसा होना चाहिए जिसके जरिए उनका जो फ्यूचर जनरेशन का जो नीड है फॉर देयर डेवलपमेंट उसमें कोई हैम्पर नहीं होना चाहिए, राइट। और जो फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है रिजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी, मतलब रिजिलियंस का मतलब हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा होना चाहिए जिसके जरिए हमारे जो ग्रोथ प्रोसेस में अगर कोई इकोनॉमिक शॉक, सोशल शॉक आता है तो हम उसको झेल सके, राइट। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी,
मतलब हमारे ग्रोथ प्रोसेस ऐसा होना चाहिए। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आता है हमारी इकोनॉमी में तो हम उसको झेल सके, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। रिजिलियंस का एग्जांपल है, अगर हम लोग अर्बनाइजेशन मतलब इकोलॉजी को एनवायरनमेंट को नया ध्यान रखकर हम लोग अंधाधुन अर्बनाइजेशन प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन एक बार क्या होता है मतलब फ्लड आ जाता है। तो हम लोग तो फ्लड सिचुएशन के लिए सोचा नहीं था और अर्बनाइजेशन कर लिया, तो हमारे जो ग्रोथ प्रोसेस वो रिजिलियंस नहीं है, तो फ्लड में बहुत हमारे ग्रोथ हैम्पर होगी। लेकिन हम लोग अगर माइंड को लेके मतलब फ्लड आएगा, अर्थक्वेक आएगा, उसके लिए इकोलॉजी को ध्यान के रख के हम लोग फॉरेस्ट को थोड़ा जगह देना चाहिए, राइट। तो उस सिचुएशन को ध्यान देना, उस सिचुएशन को कंसिडर करके अगर हम लोग अर्बनाइजेशन को प्रमोट करें तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ का रिजिलियंस बढ़ जाता है, राइट। हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस मतलब इतना जल्दी अफेक्ट नहीं होता, तो हर एक फैक्टर को ध्यान देना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसीलिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिजिलियंस बहुत ज्यादा होता है आज कंपेयर टू द नॉर्मल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। सो लेट्स गो टू द ये 5 फैक्टर था, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, राइट। मैं मैं आपको अच्छे हिंदी से समझा रहा हूँ, राइट, सो दैट यू कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड राइट इन द एग्जामिनेशन पेपर। ये वीडियो का मेरा पर्पज ही यही मतलब यही है, आप लोग को हिंदी में आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जो भी लैंग्वेज में हो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो I think you can easily write that concept in examination paper, right? You need not to be worrying, right? So let's go to the question number 20. Last question is question number 20. Although the level of income is an important indicator of development, it is an inadequate measure of the level of development. मतलब justify the statement, मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे जो पर कैपिटा इनकम ऑल्दो एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है मतलब ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब ये कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम सिर्फ अकेला इंडिकेटर नहीं है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। आज पर यूनाइटेड नेशन हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल एंड स्कूलिंग लेवल, एजुकेशन लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, राइट। क्योंकि पैसों से आप एजुकेट ज्यादा नहीं हो जाओगे, राइट। और पैसों से भी अगर आपका इनकम अच्छी है तो आपका हेल्थ भी अच्छी नहीं हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जांपल जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज का हम लोग एग्जांपल लिए थे, राइट, पिछले क्वेश्चन में, जो सऊदी अरब और दुबई जैसे कंट्री में उनके पास पैसा तो है, तेल तेल बेच कर पैसा तो है, लेकिन उनका जो अवेयरनेस, जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, राइट, और जो इनकम इनइक्वालिटी, राइट, और जो रिलीजियस फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम की कमी और जो रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन वो अभी भी प्रेजेंट है। तो पैसों के आधार पर जो डेवलपमेंट को मेजर किया जाना बहुत मतलब इनजस्टिफाइड है। एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन लेवल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल के बेसिस पे ही एक कंट्री का डेवलपमेंट मेजर किया जाना चाहिए। क्योंकि आपके अगर एक कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स के पास एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, वो कंट्री आगे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, राइट। फॉर एग्जांपल यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज, लोगों में लिटरेसी लेवल बहुत हाई है, और वो अपने सारे चीज के प्रति वो हर चीज के प्रति उनके मन में एक अवेयरनेस है, राइट। तो अब अगर आपका हेल्थ स्टेटस भी अच्छा रहेगा
तो आप एक एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स बन जाएंगे। मतलब आप देश के डेवलपमेंट प्रोग्रेस में बहुत अच्छे पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपका हेल्थ स्टेटस खराब होगा एक कंट्री का, तो वो इनएफिशिएंट मतलब लोगों में आएंगे, मतलब ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। हाँ, उनका जो लेबर फोर्स में, राइट। तो डेवलपमेंट के पैरामीटर में एक जो कंट्री का डेवलपमेंट का मेजर किया जाता है, तो 3 पैरामीटर का कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है पर कैपिटा इनकम, दूसरा है हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, और तीसरा है एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल। ये 3 पैरामीटर अगर अच्छा है तो हम एक कंट्री को डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस दे सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज, राइट। सो इस क्वेश्चन के समाप्त से हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन था डेवलपमेंट चैप्टर का, वो कंप्लीट हुआ है, राइट। होप यू गाइज एंजॉय अ लॉट। प्लीज अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद है, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट। बहुत मेहनत लगती है। प्लीज शेयर इन स्पेशली एजुकेशनल ग्रुप, राइट। होप अगर आपको, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली हो, राइट। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, राइट, फॉर टू गेट द रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू।